तो उस सारी चीज को लेकर के फिर बात ये आई कि भाई जिन लोगों को घर छोड़ करके घर से बाहर शरण लेने के लिए विवश होना पड़ा है, उनसे मिल लेना चाहिए। लगभग 37-38 परिवार वहां टेंट में रह रहे, उनका हालचाल पूछने के लिए वहां पर गया और ऊपर से बहुत ज्यादा बारिश हुई उस वक्त, जिसके कारण संभव नहीं हो पाया, ठीक तरह से मिलना भी नहीं हो पाया। फिर भी मिल करके आया, उनके हालात देख करके आया, उनके सुख शांत लेकर के आया। इस कारण से मैं आपके बीच में यहाँ पहुंचने में देर हो, और हम क्षमा भी चाहेंगे कि हमारे सांसद महोदय जी का संबोधन आपने सुनना था। उन्होंने कहा कि बहुत देर हो गए हैं, ऊपर से और ज्यादा देर हो जाएगी, इसलिए आप ही बोलिए। भाई और बहनों, ये कार्यक्रमों के आयोजन आजकल हम हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं, सब क्षेत्रों में जाकर के कर रहे हैं। उसकी वजह आप सबके समक्ष बताई। जहां अपने देश का स्वतंत्रता का 75 वर्ष का अवसर पूर्ण हुआ है, एक यात्रा पूर्ण हुई, और जिस अवसर को हम अमृत महोत्सव के रूप में पूरे देश भर में मना रहे हैं, और ये हमारे लिए इत्तेफाक है, सहयोग है एक तरह का, के बीच में जाकर के बात करने के। कई लोग इस बात को लेकर के बहुत परेशान, और उनकी परेशानी के का कारण मैं समझता हूं कि अनावश्यक रूप से अवसर तो इससे पहले जब 50 साल का हिमाचल प्रदेश का गठन का कार्यकाल पूरा हुआ, उस वक्त भी मना सकते थे। उस वक्त भी हिमाचल प्रदेश के लोगों के बीच में उनका धन्यवाद करने के लिए जा सकते थे, लेकिन उस वक्त शायद उनके ख्याल में नहीं रहा, क्योंकि जो सत्ता में होते हैं, सरकार में होते हैं, हमारे मित्र जो विपक्ष में आजकल हैं, वो ऐसी चीजों को बहुत ज्यादा याद नहीं रखते हैं कि लोगों का योगदान जिस चीज में रहा है उसके लिए दायित्व बनता है कि हिमाचल अपना हिमाचल, ये अपना हिमाचल आगे बढ़े। इसके लिए हमने परिश्रम करके आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया, लेकिन आने वाले समय में और तेजी के साथ हिमाचल आगे बढ़े, उसके लिए हम सबको एक दूसरे के साथ मिलकर के चलना है। ये आज की आवश्यकता है। इस दृष्टि से हम कार्यक्रमों के आयोजन, जहां मुझसे पहले मुझे लगता है कि शायद डॉक्यूमेंट्री भी आपके सामने प्रस्तुत हुई, उस डॉक्यूमेंट्री में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब 1948 में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था, उस वक्त से अभी तक की इस यात्रा में हमको कौन कौन से पड़ाव में से होकर के गुजरना आगे पड़ा है, और कहां हम किस तरह की परिस्थिति में उस वक्त थे और आज हम किस तरह की परिस्थितियों में हैं, इन सारी बातों का जिक्र उसमें हमने तो धन्यवाद उन सब का भी किया जो अलग अलग समय में मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश। उससे पहले 5 मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, उन 5 का चित्रण, 5 का वर्णन हमने उसमें किया। डॉक्टर वाईएस परमार जो पहले मुख्यमंत्री हिमाचल निर्माता के नाते रहे, उनका भी जिक्र है। फिर शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते 2 बार रहे, उनके योगदान के लिए भी हमने धन्यवाद किया है और उनके योगदान को भी हमने स्मरण किया है। फिर वीरभद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 1 बार नहीं अनेक बार रहे, उनके योगदान को भी हमने स्मरण किया है। ठाकुर रामलाल जी भी रहे, उनको भी हमने स्मरण किया है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रहे, उनको भी हमने स्मरण किया। किसी को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं भूला है, हमने सबको स्मरण किया है। अगर ऐसे में जब हमने नेतृत्व का स्मरण किया है, तो हिमाचल प्रदेश के उन मेहनतकश भाई और बहनों के योगदान को भी क्यों ना स्मरण किया जाए, इसलिए हमने इस कार्यक्रमों के आयोजन किया। सही मायने में अगर हकीकत है तो ये है, सच्चाई है तो ये है कि अगर हिमाचल यहां पर पहुंचा है तो हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में हमारे मेहनतकश भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चाहे वो एक मजदूर है, मजदूरी करते भी उसका योगदान रहा।
एक किसान है, एक बागबान है, उनका अपना योगदान रहा है। एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, एक कर्मचारी है, एक अधिकारी है, उनका भी सबका अपना योगदान है। तभी जाकर के हम आगे बढ़े। आप कल्पना करो, जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर 4.8% थी, और आज हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर पूरे देश भर में पहले नंबर पर है। ये अंतर है जिस वक्त इसको हमको समझाना ये कैसे संभव हो पाया। जब हिमाचल प्रदेश की जनता ने उसमें अपना योगदान दिया है, हिमाचल प्रदेश के भाई और बहनों ने अपना परिश्रम करके आगे बढ़ने का रास्ता बनाया। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उस वक्त हिमाचल प्रदेश में सड़कों की लंबाई 288 किलोमीटर थी। आज हिमाचल प्रदेश की सड़कों की लंबाई 40,000 किलोमीटर। अगर 40,000 किलोमीटर है तो हमें आज के इस अवसर पर हमको अलग अलग सरकारों के योगदान को भी स्मरण करना है, लेकिन उसमें स्मरण करना है कि जिसका सबसे बड़ा योगदान उसमें रहा, और मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में सड़कों के निर्माण के लिए रहा, तो पूर्व में प्रधानमंत्री रहे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का रहा। उन्होंने अगर वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत नहीं की होती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आज भी हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे गांव ऐसे रह जाते जहां आज तक भी सड़कें नहीं पहुंच पाती। अगर मैं 40,000 किलोमीटर सड़कों का मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें से 20,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें वो सड़कें हैं जो योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 60,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरे देश के लोगों के लिए। और जब उस योजना की शुरुआत की तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया था, मैं पूरे देश में घूमता, शहर में भी जाता हूं, गांव में भी जाता हूं। शहर में जाकर के आनंद आता है जब हम देखते हैं कि सड़कें पक्की हो गई, समतल हो गई, अच्छी हो गई, महंगी महंगी गाड़ियां पराठे से वहां पर दौड़ती भागती दिखती है। लेकिन जब गांव में जाता हूं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है जब गांव के लोगों की पीठ का बोझ अभी भी पीठ से उतरा नहीं, इसको देखता हूं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं समझता हूं कि राज्य के पास, प्रदेश के पास साधन नहीं होते सड़कों के निर्माण के लिए, और खास तौर से पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत मुश्किल होती है। और इसलिए हमने तय किया है कि हम केंद्र से योजना बना करके देंगे और केंद्र की योजना के माध्यम से सड़कों का निर्माण करेंगे, पहाड़ी राज्य के गांव-गांव तक सड़क पहुंचे। मेरा ये स्वप्न है कि गांव के लोगों का पीठ का बोझ उतार करके मैं उतार फेंकूं, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, उसके लिए मैं काम करना चाहता हूं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत, ये शब्द अपने देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के थे, उनका एक बहुत बड़ा योगदान। मैं चंबा के नींदर के मेले में गया था जिस दिन हमने इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया, हिमाचल प्रदेश के ऐसे कार्यक्रमों की शुरुआत की। आज के इस कार्यक्रम के साथ हम 30 कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश में अभी तक कर चुके हैं। और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां अगर प्रदर्शनी में, जब यहां पर भी आप मेरा आपसे निवेदन है कि प्रदर्शनी सामने लगी है और हिमाचल इसमें दिखेगा आपको, हिमाचल तब और हिमाचल अब, एक हमने चित्रण आपके सामने दिया है। तो चंबा के उस मिंजर के मेले में जो प्रदर्शनी लगी थी उस कार्यक्रम के दौरान वहां पर मैंने देखा पांगी घाटी का एक पुल देखा, घास से रस्सी बना करके पुल बनाया गया और लोग उस घास के बने पुल के ऊपर से सहारा लेकर के नदी को पार कर। ये भी एक परिदृश्य था, ये भी एक वक्त था। रावी नदी को पार करने के लिए भैंस की खाल में हवा भर करके उसको खुलाया जाता था और उसका सहारा लेकर के एक छोर से नदी के उस छोर तक जाया जाता था। हाथ छूट गया तो समाहित हो जाते थे और ऐसे संकट में उस दौरान जो है वो जिंदगी करती थी। कितने लोग ऐसे होंगे, रावी नदी का मैं जिक्र कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारी नदियां ऐसी जिन नदियों को पार करने के लिए इस तरह की व्यवस्था रही होगी। अब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे बहुत कम लोग होंगे जिनके मन में ये सारी बातें होंगी, तो बहुत कम बुजुर्ग लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस दौर को देखा होगा। हम लोगों ने इस दौर को सुना होगा, पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन देखा नहीं।
इसलिए हमने कहा कि इस यात्रा में कम से कम उस वक्त को याद करना चाहिए, उस दौर को भी याद करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारी आने वाली जनरेशन इस बात को समझे कि जब हिमाचल बना था तो तब हमारे हालात क्या परिस्थितियां थी, और आज 75 वर्ष की इस यात्रा के बाद हम कहां पहुंचे, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए इन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भाई और बहनों, मैं आप सबका इस बात के लिए भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले 4.5 वर्ष से हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार काम कर रही है, और स्वाभाविक रूप से हम चुनाव के भी करीब हैं। और जब चुनाव के करीब हैं तो इस बात को भी हमको मान करके चलना पड़ेगा। एक परीक्षा का दौर आएगा, जिस परीक्षा के दौर में सब गुजरेंगे। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबकी शुभकामनाएं उसमें भी चाहिए। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, ये 4.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में, अगर हम कहें दावे के साथ, यहाँ पर विशाल नहरिया जी यहाँ के विधायक होने के नाते हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा यहाँ धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में किए हुए कामों का जिक्र करें। अभी मैं चापुर विधानसभा क्षेत्र में इससे पहले कार्यक्रम में था, वहां सरवीन चौधरी जी उन कार्यक्रमों का जिक्र कर रहे थे, जो योजनाएं, जो कार्यक्रम वहां पर विधानसभा के। बहुत बड़ा संकट हमारे सामने रहा इस दौर में, लेकिन उसके बावजूद भी उस संकट में हम आगे बढ़ते हुए दिखे नहीं, व्यवहारिक रूप से हम आगे बढ़े। मैं कई बार इस बात का मैं जिक्र करता हूं कि आज से पहले सभी मुख्यमंत्रियों को, जो मुझसे पहले रहे, वो सौभाग्यशाली रहे, उनको सामान्य परिस्थिति में काम करने का अवसर प्राप्त हो, जो हमें कहने के लिए 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है, लेकिन 2 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल ऐसे संकट में बीता जिस संकट की हम कल्पना नहीं कर सकते थे, सोच भी नहीं सकते। ऐसा संकट हमारे सामने आ गया, जब हमारे सामने जिंदगी कितने की रहेगी, कितने की नहीं रहेगी, यही प्रश्न खड़ा हो। मेरे प्रदेश के 2.5 लाख से ज्यादा लोग देश के दूसरे कोने में संकट में फंसे हुए थे। एक एक को घर में पहुंचाने के लिए आग्रह आ रहा था कि हम घर जाना चाहते हैं, और बहुत ऐसा संकट था जब आना जाना बंद था, लॉकडाउन का दौर था। हिमाचल के बच्चे जाकर के राजस्थान के कोटा में पढ़ाई करने के लिए गए थे, पूना में पढ़ाई करने के लिए गए थे। हिमाचल के 5000 बच्चे गोवा में अपनी नौकरी पेशा करने के लिए, कारोबार करने के लिए गए थे, होटल में, रेस्टोरेंट में, वहां पर काम करने के लिए गए। संकट आया तो फंस गए। एक एक बच्चे को, एक एक आदमी को पूरे देश के कोने कोने से घर तक पहुंचाने के लिए हमने काम किया। 2.5 लाख लोगों को हिमाचल प्रदेश के जो संकट में फंसे थे, उनके जीवन को संकट से हमारे बच्चे जाकर के कोटा में पढ़ने के लिए गए थे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया। लॉकडाउन का वो दौर, जब गाड़ियां चलना बंद, ट्रेन बंद थी, आना जाना बंद था। बच्चों ने वीडियो बना करके हॉस्टल से भेजा, इस हालात में रह रहे। जहां ढाबे में हम खाना खाते थे, ढाबे बंद हुए पड़े हैं। बाहर जाना है तो पुलिस जाने नहीं दे रही है। ऐसी परिस्थिति में हम बहुत बड़े संकट में, किसी तरह से हमको अपने घर तक पहुंचाओ। मैंने हिमाचल प्रदेश की HRTC की बस यहां से भेजी, और उन बच्चों को कोटा से बस में डाल करके उनको घर तक छोड़ कर। मेरे बच्चे हिमाचल प्रदेश के एक एक आदमी की जिंदगी को कैसे जाए। बच्चे पूना में पढ़ाई के लिए गए थे, बेंगलोर में पढ़ाई के लिए गए थे, दिल्ली में पढ़ाई के लिए गए थे, नागपुर में पढ़ाई के लिए गए थे। एक एक बच्चे को, एक एक उन नौजवानों को घर तक पहुंचाने के लिए हमने कहा। और हैरानी तो तब हुई जब मुझे मालूम पड़ा कि गोवा में हमारे हिमाचल के लगभग 5000 बच्चे वहां पर काम करने के लिए रेस्टोरेंट पे गए हुए। कल्पना नहीं कर सकता, छोटा सा हिमाचल, लेकिन छोटे से हिमाचल से 5000 लोग, हम नौजवान हमारे गोवा में। वहां से वो कहने लगे कि किसी भी तरह से हमको यहां से ले चलो। 5 ट्रेनें हमने दिल्ली से आग्रह करके प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी से बात करने के पश्चात गोवा से स्पेशल ट्रेन के माध्यम से चलाए, ऊना और कालका में उनको पहुंचाया। उसके बाद बसों से उनको घर तक पहुंचाने का ईमानदारी से कोशिश की। हर आदमी का जीवन इतने बड़े संकट में है, और इस संकट से बचाने के लिए हम काम करें, ये हमारा दायित्व भी बनता था। लेकिन मैं सबसे पहले आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूंगा इस सारी चीज के लिए। आप सबका
बहुत बड़ा सहयोग रहा, बहुत बड़ी मदद रही। इस संकट में से बाहर निकलने के लिए आज अगर हम यहाँ पर हजारों की संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उसमें आप सबका बहुत मूल्य योगदान रहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि साइंटिस्ट को कहा कि आप वैक्सीन बना करके तैयार करिए। भारत 135 करोड़ का ये देश वैक्सीन बना करके अपने देश के अंदर बनाने में सफल होता है तो हम फ्री वैक्सीन पूरे देश भर के लिए देंगे। वैक्सीन बन करके तैयार हुई और वैक्सीन लगाने के लिए आग्रह किया गया। आप सब भाई बहनों ने किसी भी तरह की चिंता नहीं की, परवाह नहीं की। कई लोगों ने प्रश्न खड़े किए, वैक्सीन तो आ गई लेकिन हम लगाएंगे। हमने कहा क्यों नहीं लगाएंगे, आदमी का जीवन संकट में है, इससे बचेंगे। कहा कि इस वैक्सीन की टेस्टिंग नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, यादाश्त चले जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, ये बीमारी हो जाएगी, वो बीमारी हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। कई तरह की बातें की, लेकिन आप सब ने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं मानी। सुनी तो एक की सुनी, नरेंद्र भाई मोदी जी की सुनी। वैक्सीन के लिए कतार में खड़े होकर के वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचे। आज हम सुरक्षित होकर के यहाँ पर गए। मुझे इस बात की भी खुशी है कि हिमाचल प्रदेश वैक्सीन टू अभियान में पहले नंबर पर रहा पूरे देश भर में, पहली डोज में भी और दूसरी डोज में भी। और उसके लिए जो हमारे कर्मचारी जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उसमें निभाई, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे सभी भाई कर्मचारी जिन्होंने अपने जीवन को संकट में डाल करके इस काम को पूरा किया, उनका आभार हम जिंदगी भर भूल नहीं सकते। इतना संकट होने के बावजूद उन्होंने काम किया। और इस तरह का संकट भाई और बहनों इस कार्यकाल में हमारे बीच में, लेकिन उसके बावजूद भी हम आगे बढ़ते गए। हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास, सर्वत्र विकास हिमाचल प्रदेश का हमारा एक लक्ष्य, उस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े। और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा। उनका आशीर्वाद के बिना संभव नहीं था। उन्हें हिमाचल प्रदेश में जो मदद चाहिए, जिस रूप में चाहिए, उन्होंने उस मदद को पहुंचाने के लिए कोशिश की। जब ये संकट आया तो हिमाचल प्रदेश में 30 वेंटिलेटर काम करते थे। आज मेरे पास 1000 से ज्यादा वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश। जब ये संकट आया तो उस वक्त हमारे हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट सिर्फ 2 थे, एक शिमला में था, एक टांडा में था, और जगह कहीं ऑक्सीजन प्लांट नहीं थी। लेकिन आज मेरे पास जो है लगभग 1100 के करीब जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है हिमाचल प्रदेश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में। हम बहुत सारी चीजों का हम जिक्र कर सकते हैं, मैं उन सारी बातों में जाऊं। मुझे इस बात को लेकर के जहां आपका मैं आभार व्यक्त कर रहा हूं, वहां मैं हिमाचल प्रदेश के यशस्वी, हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि हिमाचल एक बार नहीं 7 बार आप 4.5 वर्ष के कार्यकाल में, पहली साल पूरी हुई तो धर्मशाला में आकर के उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। दूसरा साल पूरा होने से पहले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में धर्मशाला में फिर आना हुआ, जहां हमको शुभकामनाएं दी, अपना आशीर्वाद दिया। आज उस हम ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की ग्राउंड ब्रेकिंग कर चुके हैं। हिमाचल छोटा प्रदेश, लेकिन आज से पहले जो बड़े बड़े अपने आप को कहते हैं, बहुत एक भाषा चली है आजकल, बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए। बोलता वो जयराम तो क्या बोलते हैं, वो किस खेत की मूली है, ऐसा बोलते हैं मुझे। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। इस बात को भी हमको मानना चाहिए। इस बात को भी, आदमी को इतना छोटा भी मत मानिए कि भैया वो आदमी की श्रेणी में ही उसकी गिनती डाल। कुछ लोग इस तरह के अपने आप को इतना बड़ा मानने लग पड़े हैं क्योंकि वो बड़े परिवार में पैदा हुए, वो बड़े परिवार में पाल पोस करके उनको बड़ा होने का सौभाग्य है। उन्हें ना गरीबी देखी, ना गरीबी को समझा, ना गरीबी को समझने की जरूरत महसूस की। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने मजदूर के घर में जन्म लेकर के गरीबी को समझा नहीं, उस गरीबी के दौर में से गुजर करके देखा है। इसलिए मुझे पीड़ा होती है, इसलिए मैं इस बात को समझ सकता हूं। हिमाचल प्रदेश में हम अगर आज बात कहते हैं, हम रिवाज बदलने की बात कह रहे हैं, तो रिवाज बदलने की बात आज नहीं कह रहा हूं मैं पहले दिन से हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने की बात कहता हूं।
क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में काम की संस्कृति को बदला है। जो देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति होनी चाहिए, उसके अनुरूप हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने का रास्ता हमने तय किया। पहली कैबिनेट की बैठक में क्या होता था जब सरकार बदलती थी? यही होता था, पूर्व सरकार के ये योजनाएं बंद कर दी गई, इन योजनाओं को रद्द कर दिया गया, इन योजनाओं के खिलाफ जांच के आदेश कर दिए गए। यही होता था, बदले की भावना से काम होता था। हमने कहा ये तरीका ठीक नहीं है। ये भूमि अगर हिमाचल प्रदेश को कहते हैं तो हमारे संस्कारों में वो बात दिखनी चाहिए। हमने कहा कि इस रिवाज को बंद करना चाहिए और हमने पहले दिन ऐलान किया कि बदले की भावना से जो रिवाज बना इस देवभूमि में, उस रिवाज को बंद करेंगे। पिछले में रिवाज की बात आज नहीं कर रहा हूं, मैं पहले दिन से कर रहा हूं। और हमने हिमाचल प्रदेश को उस रिवाज को बदले की भावना से काम करने के इस रिवाज को बंद किया। मैं ये भी कहना चाहता हूं, हम हंसते खेलते, हम मजाक में बोलते हैं। अब आप लोगों ने इस बात को देखा भी होगा, हिमाचल में एक ऐसी भी परिस्थिति थी जब सरकार बदल जाती थी तो टोपियां भी बदल जाती थी, टोपी के रंग बदल जाते हैं। ये भी आप लोगों ने देखा होगा। हमने कहा ये भी गलत है, ये भी एक रिवाज जो डाल दिया, इस रिवाज को भी रोकने की आवश्यकता है। हरी टोपी उस पार्टी की, लाल टोपी इस पार्टी की, कुल्लू वाली टोपी उसकी है। मैंने कहा ये टोपी हिमाचल की है, ये सब की है, हिमाचल की शान है, हिमाचल की पहचान है। इसलिए हमने कहा टोपी को राजनीति से मत जोड़िए। हमने ये रिवाज बदलना है तो हमने पहले दिन से रिवाज बदलने की शुरुआत की। हिमाचल प्रदेश में टोपी सिर्फ हिमाचल की है, हिमाचली टोपी है, चाहे लाल है, चाहे हरी है, चाहे वो चंबा की टोपी है, चाहे सिरमौर की टोपी है, चाहे कुल्लू की टोपी है, चाहे वो शिमला की टोपी है, चाहे किन्नौर की टोपी है, वो हमारी टोपी, हिमाचल की पहचान। इसलिए हमने अलग तरह से काम करने की संस्कृति को आगे बढ़ा। आज हमसे पूछते हैं वो हमारे साथी कि क्या किया जयराम ठाकुर ने? हमने कुछ नहीं किया। तुम तो बड़े बड़े लोग थे, हम तो बहुत छोटे लोग थे, हम तो बहुत छोटे लोग। कहा कि रिवाज बदलने की बात पर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे कह दिया कि पता नहीं हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलने से क्या बात कह दी। हमने बात कही, सिर्फ बात कही। वो किस तरह से उसको ले रहे हैं वो उन पर है। और एक नेता तो मंच पर से कहा कि जहां बड़े बड़े नेता रहे, राजा साहब रहे, 6 बार मुख्यमंत्री रहे, वो रिवाज नहीं बदल पाए, वो सरकार को फिर सत्ता में नहीं ला पाए। जयराम तो किस खेत की मूली। हमने कहा भाई कभी कभी ऐसा भी दौर आता है जब बड़े बड़े आदमी से काम छूट जाता है, छोटा आदमी उस काम को करके दिखा देता है। इस बात को हम समझें। वो बड़े हैं, वो बहुत बड़े, लेकिन हम छोटे हैं। हमसे जब पूछते हैं तो बड़े लोग 4 लाख लोगों को हिमाचल में पेंशन देते थे, बुजुर्गों को और हमारे हैंडीकैप, हमारी विधवा माताओं बहनों को। हम 4 लाख नहीं, हम 7.5 लाख लोगों को हिमाचल में पेंशन। ये काम बड़े लोग नहीं कर पाए, ये काम छोटा आदमी कर सकता है, हमने करके दिखाया। वो 400 करोड़ रुपए खर्च करते थे पेंशन पर, मैं 1300 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में पेंशन पर खर्च कर रहा हूं कि जिन बुजुर्गों की वजह से हमने इस दुनिया को देखा है, समझा है, सीखा है, उनके प्रति हमारा सम्मान सदैव है। उनके लिए हम मददगार कैसे हो सकते हैं, मदद करने की कैसे मदद कर सकते हैं, उसका रास्ता निकालना। एक गरीब आदमी बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में हो जाता है, हॉस्पिटल में उसके इलाज के खर्चे करने की परिवार की परिस्थिति नहीं हो पाती है। ये बड़े लोग नहीं समझ पाए, जो एक बार नहीं अनेक बार सत्ता में रहे। ये वो गरीब परिवार का, मजदूर का बेटा समझ पाया, जिसने इस बात के लिए कहा कि गरीब आदमी की इलाज की जिम्मेवारी हम लेंगे। हमने हिमकेयर योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, 5 लाख रुपए तक उस गरीब का इलाज करने की जिम्मेवारी हमने सरकार की ओर से ली, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। उन्हें इस बात को लेकर के ख्याल नहीं आया कि गरीब आदमी के लिए हमको कुछ सोचना चाहिए। जब बीमार हो जाए उसकी मदद कैसे हो सकती, कोई योजना नहीं थी। इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, बार बार सत्ता में रहे वो लोग, लेकिन कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए उसका इलाज कैसे होगा, इस बात को लेकर के सोचने का विषय उनका नहीं बन पाया, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। और हमारा सोचने का विषय इसलिए बन पाया क्योंकि हम बहुत छोटे थे। ये अंतर है जिस अंतर को समझने और समझाने के। हर घर में गैस का चूल्हा होना चाहिए। एक अमीर आदमी, एक साधन संपन्न आदमी, इस बात के लिए वो उसके पास धन पर्याप्त है, वो गैस का चूल्हा खरीद करके घर में लगा लेता है।
लेकिन गरीब परिवार अपने मन को इस बात को लेकर के महसूस करके बैठ जाते कि काश मेरे घर में भी गैस टंकी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना चलाई। 1,37,000 गैस के चूल्हे हिमाचल प्रदेश में हमारे बांटे गए। कुछ महिलाएं मेरे पास आई कि मुझे भी गैस चाहिए, हमको भी गैस चाहिए। हमने कहा लिख करके दो। हमने लिख करके उनसे ले लिया। लिख करके जब लिया मुझे लगा कि भाई छूटना तो नहीं चाहिए, लेकिन जब लिख करके दिया मैंने अधिकारियों को कहा कि इनको गैस क्यों नहीं मिली, इनको गैस दीजिए। तो अधिकारियों ने कहा कि 2011 की सेंसस के बेस पर ये उज्ज्वला योजना में इनकी पात्रता नहीं बन पा रही है, इसलिए इनको हम गैस। मैंने कहा ये बहुत गरीब हैं। उन्होंने कहा गरीब हैं लेकिन उसके बावजूद भी पात्रता नहीं बन पा रही तो हम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा अगर हमको देनी हो, सबको देनी हो तो ऐसे गरीब लोगों को क्या करना पड़ेगा? तो कहने लगे साहब बहुत खर्चा होगा। हमने कहा जो भी खर्चा होगा जो भी होगा, लेकिन हमने कहा इसकी शुरुआत करनी चाहिए। जहां आदरणीय किशन कपूर जी बैठे हैं, इन्होंने कहा कि इस योजना को शुरू करना है और इस योजना को शुरू करने के साथ साथ में हमने शुरुआत की। आज हिमाचल प्रदेश का कोई घर नहीं छोड़ा जहां गैस का चूल्हा गरीब के घर में भी नहीं है। सबके घर में गैस का 3,34,000 गैस के चूल्हे हमने घर घर में पहुंचाए। गैस का सिलेंडर भी फ्री दिया, 2 सिलेंडर रिफिल अब और हम ये किया जा सकता था कि बड़े लोगों का सोचने का विषय नहीं बन पाया। इसलिए नहीं बन पाया कि उनको इन सारी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उनके पास ये सब कुछ चीजें उपलब्ध थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गरीब आदमी के पास ये चीजें नहीं है। और इसी तरह से आगे भाई और बहनों को ऐसे लोगों के लिए जो बिस्तर पर पड़े हैं उनके लिए कोई मदद करनी चाहिए। बेबस हैं, लाचार हैं, जिंदा हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अपना काम खुद नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के बारे में सोचने का विषय बड़े बड़े लोगों का नहीं बन पाया। जो बार बार सत्ता में रहे उनका भी नहीं बन पाया। कारण क्योंकि वो बहुत बड़े थे। उन्हें कभी नहीं देखा कि किसी के घर में कोई आदमी इस तरह से बिस्तर पर पड़ा है, लाचार है, बेबस है, उसके पास जो है वो गरीबी के कारण जो है उस दर्द को सहने के सिवाय कोई और रास्ता नहीं। हमने शुरुआत की। 20,000 ऐसे लोग जो बिस्तर पर हैं, ऐसी बीमारी के शिकार हो गए हैं, जिनको जिंदगी भर इलाज की जरूरत पड़ेगी, उनके लिए हमने सहारा योजना की शुरुआत की। 3,000 रुपए उनके खाते में हर महीने के हम मदद करके डाल रहे हैं ताकि उनके लिए थोड़ी तो मदद हो सके। हमने ऐसी चीजों को लेकर के सोचा। गरीब परिवार की एक बेटी जब वो अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे परिवार में जाती है तो हमने कहा कि उस परिवार के माँ बाप के भी अरमान होते हैं, उस बेटी के भी अरमान होते हैं, कुछ तो मदद करनी चाहिए। हमने तय किया कि ऐसी बेटी की शादी जब होगी तो उसके लिए हम शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए उसके खाते में डालें। हमने इस प्रकार से काम किया। 31,000 रुपए हम डाल रहे हैं। और अभी हम हाल ही में हमने हिमाचल प्रदेश में कुछ और निर्णय किए। हमने कहा माताएं बहनें हमारी बहुत सारे काम के लिए जाती हैं, अपना व्यवसाय करने के लिए काम जाती हैं, दुकान जाती हैं, कुछ अपना कारोबार करने के लिए जाती हैं, उनका आने जाने का हम सरल कैसे कर सकते हैं। हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है, तो इसलिए किराया भी उनसे आधा वसूल किया जाएगा, आधा किराया लिया जाएगा। ये भी हमने निर्णय किया। तो हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि महिलाओं को मुफ्तखोर बना दें। मैं उनकी भाषा के लिए कहना चाह रहा हूं कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, मेहरबानी करके। माताओं बहनों के प्रति सम्मान रखें। अगर महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से मदद की है तो उस भाव को समझना चाहिए। और आज मुझे इस बात को लेकर के बहुत सारी माताएं बहनें हमको मिली जिनने कहा कि हम जाती हैं आती हैं, अब हमारा जाने आने का जितना किराया लगता है, दो बार आने जाने का लगता है, पहले एक तरफ जाने का लगता था। तो मदद करने की हमने कोशिश की। और इसी तरह से अभी हमने हिमाचल प्रदेश में एक और हमने काम करने की कोशिश की। हिमाचल प्रदेश में कि ऊर्जा राज्य के नाते हिमाचल प्रदेश में हम बिजली पैदा करते हैं। हमने कहा बिजली हम कैसे मदद करके लोगों को दे सकते हैं। तो हमने तय किया कि हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली हम जो है बिना पैसे के देंगे, 0 बिल के साथ देंगे। और अभी पिछले कल ही हमने उसका कार्यक्रम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि हिमाचल प्रदेश में जो बिल आया, जुलाई महीने का बिल जो आया है अगस्त में, उसमें
22 लाख 22.5 लाख जो हमारे कंज्यूमर हैं, उसमें से 14,63,000 ऐसे कंज्यूमर है जिनको इस बिजली की इस 125 यूनिट की जीरो बिल की योजना के माध्यम से लाभ हुआ। जीरो बिल आया, 14,63,000 लोगों को जीरो बिल आया। हम इस तरह से हिमाचल प्रदेश में ऐसे वर्ग की मदद करने की कोशिश, जिसको जरूरत, जिसको सहयोग की आवश्यकता है, जिसको मदद की जरूरत है, ऐसे में हम बहुत सारी चीजों को लेकर के काम करते हुए आगे बढ़े हैं। भाइयों और बहनों, मैं आप सबके बीच में इतना ही कहना चाह रहा हूं कि ईमानदारी से हिमाचल प्रदेश में हमने सेवा करने की कोशिश की है। सेवा के भाव के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम करने की कोशिश की है और आने वाले समय में जब ये चुनाव का दौर आएगा, उसमें मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि उसमें आप सबकी जो है, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद हमको मिलेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और हिमाचल प्रदेश की एक आवश्यकता है, मैं इस बात को बड़ा साफ कह रहा हूं, हिमाचल प्रदेश को आवश्यकता है कि केंद्र के सहयोग को हम बार बार लेते रहे। और केंद्र के सहयोग के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो जरूरत है आज की तारीख में, वो जरूरत है कि हम सब मिलकर के नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करें। हिमाचल उनके साथ खड़ा हो और हिमाचल की मदद भी होगी और केंद्र भी मजबूत होगा, जो देश को मजबूती देगा। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। मैं इतने ही कहना चाह रहा हूं आज के इस कार्यक्रम में। और यहाँ धर्मशाला से संबंधित कुछ विषयों को लेकर के कहा कि तहसील बड़ी है, इसकी मैंने रिपोर्ट मांगी है। डिप्टी कमिश्नर महोदय को कहा मैंने इसकी रिपोर्ट भेजिए और अगर सब तहसील की जो मांग कही गई है, इस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे। हमने तय किया कि ऐसे कार्यक्रम में हम घोषणा नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा और भी जितने भी मसले यहाँ के डेवलपमेंट से संबंधित होंगे, जो भी उसमें किया जा सकता है वो हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा आप सबसे निवेदन एक जरूर है, वो निवेदन ये है कि पूरे देश भर में रिवाज बदल। मैं यहाँ की रिवाज की नहीं बात कर, पड़ोस का राज्य उत्तराखंड, जहां उत्तराखंड जब से बना है सरकार बदलती थी 5 वर्ष के बाद, लेकिन अब की बार रिवाज बदला और वहां भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की सरकार थी। उत्तर प्रदेश जहां 37 वर्षों से यही होता था, जो भी सरकार बनती थी 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। रिवाज बदला, योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए। इसमें हमारा क्या कसूर है? हमारा पड़ोस का राज्य हरियाणा है, जहां सरकार बनती ही नहीं थी अपनी, लेकिन 2014 में सरकार बनी, मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, 2019 में फिर चुनाव हुए, 2019 में फिर वहां पर भाजपा की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है। रिवाज बदला है भाई। मणिपुर में, गोवा में, जब पूरे देश भर में रिवाज बदल गया तो रिवाज हिमाचल में भी बदलना चाहिए। और ये अब की बार मुझे लगता है कि बदल करके छोड़ना चाहिए। हम इसका जिम्मा लें, ये काम करें। और हिमाचल प्रदेश में हम जब रिवाज बदलने की बात कहते हैं, वो कहते हैं कि बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि बड़े लोग होंगे, वो बहुत बड़े होंगे, लेकिन कुछ काम छोटे लोगों के जिम्मे भी होंगे। तो शायद भगवान ने यही चाहा है, ईश्वर ने यही चाहा है, ये काम छोटे आदमी के हाथ में देंगे, छोटे लोगों के हाथों से हम करवाएंगे और हिमाचल की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से इस काम को हम पूरा करेंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम आने वाले समय में फिर से बनेंगे और हिमाचल प्रदेश में आकर के आप सबको वो संबोधित करेंगे। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ, आओ मिलकर के आगे बढ़ें और मिलकर के हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए नई एक गाथा गाने के लिए हम सब लोग एकजुट होकर के काम करें। उसके लिए आप सबका बहुत बड़ा सहयोग चाहिए, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपका जो सदैव मिला है उसको आप कायम रखें। और हिमाचल प्रदेश में यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक दौर जो मिला उसमें कोविड बीच में आ गया, लेकिन एक दौर ऐसा चाहिए जहां बीच में कुछ नहीं चाहिए, आप होने चाहिए, हम होने चाहिए और कोविड नहीं, कुछ और नहीं, कुछ और चीज बर्दाश्त के लायक ही नहीं है, कुछ और चीज होनी भी नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में एक बार होनी चाहिए। बाकी सभी मुख्यमंत्री को सामान्य परिस्थिति में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और एक बार ये सौभाग्य हमें भी
प्राप्त हो आप सबके आशीर्वाद से, इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम देरी हो गए लेकिन मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन देरी की वजह मैंने आपको बता दी। आने वाले समय में हम मिलेंगे, मिलकर के बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।